Hello, Jai Hind students. I welcome you all on this amazing platform of डिफेंस वाला। आज हम लोग यहाँ पे 2024 के सेकंड पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी क्या क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइजोसोम्स इज नॉट करेक्ट। लाइजोसोम्स के बारे में हमें पता है, जिनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। सर क्रिश्चियन डिडीव ने उनको सबसे पहले सुसाइडल बैग्स बोला था, और इनके अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव या फिर बोला जा सकता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन सही होगा। दे ब्रेक डाउन ऑल द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, नहीं, बेसिकली ये सारे जो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं ना उनको ब्रेक डाउन करते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को। तो ये ऑल यहाँ पे आ गया है, ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ये हमारा एकदम गलत हो जाता है। सही आपका होगा अगर यहाँ पे होता है बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, तो उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, उनको ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, पहले भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। किसके पास में उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। बात आती है एंडोसिम्बायोन थ्योरी की, जो कि हमें ये बोलती है कि पहले दो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो कि यूकैरियोट्स के अंदर आकर रहने लग गए थे, राइट। और इसके लिए हमारे पास में प्रूफ क्या है कि इनके पास में इनका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, यानी कि खुद का जेनेटिक मटेरियल इनके पास में होता है, और इनके पास में डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये दोनों कौन से थे, ये थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये बिल्कुल हमारा सही जवाब जाता है। प्लास्टिड्स, बेटा प्लास्टिड्स के अंदर अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट होंगे। दूसरा कोई भी कलर पिगमेंट होगा तो क्रोमोप्लास्ट उनका नाम पड़ेगा, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो उनको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाएगा, जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कि अल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज करता है, एलेइयोप्लास्ट फैट्स का स्टोरेज करता है, और अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज करता है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प्स टू कनेक्ट द टू बोन्स। तो इसको मैंने कैसे याद करवाया था, बल्ब से याद करवाया था। बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला होता है बेटा लिगामेंट। ये आपका कैसे प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये होता है आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करता है, जबकि लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल्स। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी करेंसी की बात करी जा रही है, तो बात आती है एटीपी की, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, जो कि कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और मेजरली जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं एटीपी बनाने वाले, वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तब इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा रखने के लिए, ज़्यादा क्यों रखा जाता है, जिससे कि ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो सके, और ज़्यादा सरफेस एरिया इसीलिए इस प्रकार से फोल्डिंग्स में मौजूद होती है, जिनको क्रिस्टे बोला जाता है। तो एटीपी यहाँ पे हमारा एनर्जी करेंसी भी कहलाता है। फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन, in which among the following the vegetative propagation takes place through eye buds। vegetative propagation यानी कि a form of asexual reproduction। eye buds, तो हम लोग eye buds देखते हैं पोटैटो के अंदर बेटा। पोटैटो यहाँ पे हमारा सही जवाब जाएगा। आलू को देखना घर पे किचन में, अगर काफ़ी पुराना सा कोई आलू रखा होगा, 15-20 दिन पुराना, तो उसके ऊपर वाइट कलर के ना ऐसे गांठें सी होती हैं, गांठें बोला जाए उनको, या फिर अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज में उसको बोला जाता है। इनको बायोलॉजी की लैंग्वेज में आईबड्स बोला जाता है। कुछ इस प्रकार के वाइट कलर के आपको आउटग्रोथ्स देखने को मिलेंगे, जिनसे एक नया प्लांट भी बन सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ही ये है कि एक वेजिटेटिव पार्ट से ही नया प्लांट बन जाना। तो दीज आर द आईबड्स विच आर फाउंड इन पोटैटो। Next question, which one of the following diseases is caused due to deficiency of vitamin D।
विटामिन डी जिसको बोला जाता है कॉलीकैल्सिफेरॉल, जो सनलाइट से हमें बेहतरीन तरीके से मिलता है और ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो क्या होगा भैया, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो सही जवाब यहाँ पे हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिकेट्स। बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और निमोनिया ये तो पैथोजन की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। Which one of the among the following combinations most appropriately represent the components of a balanced diet? ये दोनों ऑप्शंस गलती से यहाँ पे आ गए हैं, आंसर हमारा यहीं पे है। बैलेंस डाइट की बात करें तो उसमें हमारी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंट, तब जाकर ये हमारी बैलेंस डाइट बनती है, राइट। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अगर बात कर ली जाए तो न्यूट्रिएंट्स बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और इसके अंदर आपके कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर यहीं पर रिवाइज करने के लिए कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है और 1 ग्राम ऑफ फैट 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में आ जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी क्वांटिटी, तो ये हमारे शरीर को बहुत छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ले ही ना, क्योंकि छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं, हमारी शरीर के लिए ज़रूरी हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं आपके एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आगे बढ़ा जाए। In which part of organ or organ of human body cartilage is not found? कार्टिलेज क्या होता है भाई? कार्टिलेज हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पे स्किन में कार्टिलेज नहीं मिल रहा है, एक एक करके देखें। नोज, तो नोज में कार्टिलेज यहाँ पे मिलता है हम लोगों को, हाइलिन कार्टिलेज। ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में भी हम लोगों को मिलता है हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद में नी जॉइंट की बात करें तो बेटा नी जॉइंट में आपको दो प्रकार के कार्टिलेज मिलते हैं, एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज मिलता है और एक मेनिस्कस कार्टिलेज मिलता है, ये आपके नी जॉइंट में मिलते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा, एक ही बचा है ऑप्शन, सही जवाब जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रोंकियोल, राइट। रेस्पिरेटरी पैसेज का ये हमारा एक हिस्सा होता है। जो ब्रोंकाई होते हैं वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता। कार्टिलेज की बात करें तो जहाँ पे भी बेटा वर्ड देखो ना कॉन्ड्रो, तो कॉन्ड्रो इज रिलेटेड टू कार्टिलेज, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये कार्टिलेज बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है हम लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। Next question. Which part of nephron of the human kidney is responsible for filtration of the blood for excretion? Okay जी, okay. नेफ्रॉन का ज़रा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा नेफ्रॉन का, है ना। यहाँ पे आता है आपका ब्लड वेसल्स का गुच्छा जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, और ये जो एक कैप्सूल जैसा दिख रहा है इसको बोला जाता है बोमन्स कैप्सूल। और फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोमन्स कैप्सूल में इस प्रकार के छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको पोडोसाइट्स बोला जाता है, और यहाँ पे चीज़ें छन कर आती हैं, राइट इसी को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, बोमन्स कैप्सूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्जेस? तो सबसे प्रिमिटिव जो हमारा फाइलम है पोरेफेरा, उसके अंदर आते हैं स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला। स्पॉन्जेस की बात की जा रही है। दीज आर मरीन ऑर्गेनिजम्स, एक ही जगह पे टिके हुए रहते हैं ये। ठीक है, तो सही जवाब हमारा यहाँ पे जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोरेफेरा। इसी के साथ में हमारा इस साल का जो पेपर था उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है।
बेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनर के माइंडसेट से हम लोगों को वाकिफ़ करवाता है कि कौन से टॉपिक्स उनके करंट फेवरेट बने हुए हैं। और ये हमें ये भी बताता है कि भैया हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो वीक टॉपिक पे जिससे हम काम कर कर उसको भी स्ट्रॉन्ग की लिस्ट में डाल सकें। ठीक है। तो एज आई ऑलवेज से बच्चा, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।